वक्त का पलटवार। राम प्रकाश जी, जो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, अपने इकलौते बेटे को फोन लगाकर बोले, हेलो विशाल बेटा, कैसे हो? कितने दिनों से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि फोन ही नहीं उठाते। बाबूजी, आपसे कितनी बार कहा है कि आपका फोन का जवाब देने के अलावा भी मेरे पास और भी काम है। विशाल ने झल्लाते हुए कहा। तो राम प्रकाश जी बोले, बेटा, वह सब मैं समझता हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ? मैं भी अब लाचार हूँ, परेशान हूँ। इस घर में मुझे अकेलापन काटने को दौड़ता है और मेरे घुटने का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। अब और सहन नहीं होता। तुम कुछ दिन का समय निकाल कर मेरे पास आ जाओ और मेरे घुटनों का इलाज करवा दो। बाबूजी, इन फालतू के कामों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप खुद जाकर डॉक्टर को दिखा दीजिए। बेटे की बात सुनकर राम प्रकाश जी हैरान रह गए और गुस्से से बोले, फालतू के काम? अपने बीमार बाबूजी को डॉक्टर के पास ले जाना, इलाज करवाना आज तुम्हें फालतू के काम लग रहे हैं। विशाल, तुम शायद भूल रहे हो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें एक छींक भी आती थी तो मैं गांव के सारे चिकित्सक इकट्ठे कर लेता था, अपने स्कूल से छुट्टी ले लेता था। तुम्हारी माँ नहीं थी, फिर भी मैंने कभी तुम्हें उनकी कमी महसूस नहीं होने दिया। माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाते हुए तुम्हारी भली भांति परवरिश की, बड़ा किया। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। वह पैसे भी कम पड़ गए तो मैंने अपना वह मकान भी बेच दिया जिसे मैंने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, और खुद किराए के मकान में रहा। मेरी पेंशन केवल घर के किराए में ही चली जाती है, परंतु आज तक मैंने तुमसे शिकायत नहीं की थी। बोलते बोलते राम प्रकाश जी के होठ कांपने लगे। अपने पिता के मुंह से यह सब बातें सुनकर दौलत के नशे में मगरूर विशाल जोर से चिल्लाकर बोल उठा, बेटे के लिए मकान बेचा भी था तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया था। ठीक है, यदि इतने एहसान आपने मुझ पर किए ही हैं तो उन्हें चुकाने का समय आ गया है। आज तक जितना पैसा आपने मुझ पर लगाया है उतनी रकम मैं आज ही आपके बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ, और आज तक आपने जितने भी एहसान मुझ पर किए हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। मेरा और आपका हिसाब क्लियर। ऐसा कहते हुए विशाल ने फोन पटक दिया। अपने इकलौते बेटे के मुंह से ऐसी बेशर्मी भरी और नीम से भी ज्यादा कड़वी बातें सुनकर राम प्रकाश जी का सिर चकराने लगा और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। आंखों से आंसू अभी निकलने ही वाले थे कि उनकी नजर उनकी स्वर्गवासी पत्नी की तस्वीर की ओर गई। इस समय उन्हें अपनी पत्नी द्वारा उसके अंतिम पलों में बोला गया एक वाक्य याद आया। सुनिए, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देंगे। वे वाक्य याद आते ही राम प्रकाश जी तुरंत अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोले, नहीं कौशल्या, मैं रो नहीं रहा हूँ। तुम जहाँ भी रहो खुश रहना। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और बड़े अच्छे से रह रहा हूँ। राम प्रकाश जी प्रयागराज के एक प्रतिष्ठित और अनुभवी शिक्षक रह चुके थे। जीवन में उतार चढ़ाव को झेलते हुए और कठिनाइयों से जूझते हुए उन्होंने बड़ी मेहनत करके ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत किया था। एक शिक्षक होते हुए उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता कि वह अपने शिष्यों को समाज के जिम्मेदार नागरिक बना सके। लेकिन कहते हैं ना कि दिया खुद ही प्रकाश से वंचित रह जाता है। यही कहावत राम प्रकाश जी पर भी लागू होती थी। वह बिल्कुल नहीं जानते थे कि उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। राम प्रकाश जी का इकलौता बेटा विशाल था। उनकी धर्मपत्नी कौशल्या जी का निधन प्रसव पीड़ा के दौरान ही हो गया था। बेटे विशाल के जन्म के साथ ही उनकी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई थी। गांव समाज के लोगों ने उनके बेटे विशाल को अपशकुन बताया, जो कि जन्म लेने के साथ ही अपनी मां को खा गया था। पत्नी के जाने का दुख तो राम प्रकाश जी को भी बहुत हुआ था, लेकिन उन्होंने सारी बातों पर मिट्टी डालते हुए अपने बेटे का बड़े खुले दिल से स्वागत किया। गांव में ही रहते हुए उन्होंने शिक्षा के साथ साथ अपने पुत्र विशाल को मां की ममता
और पिता के कर्तव्य परायणता के साथ पालन पोषण किया। घर का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम भी वे अपने बेटे के प्रति प्रेम में वशीभूत होकर बड़े ही आराम से कर दिया करते थे। अपने हाथों से बने खाने का एक एक निवाला बड़े ही प्रेम के साथ अपने बेटे को खिलाया करते थे। पौष्टिक खाना खिलाने से लेकर रात की लोरियां सुनानी तक सारे काम बड़े ही स्नेह और लगन से किया करते थे। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी के लिए लाख सिफारिशें की, लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन राम प्रकाश जी ने उनकी एक न सुनी, क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि दूसरी पत्नी उन्हें तो अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेगी, लेकिन उनके बेटे को अपना बेटा समझकर कभी प्यार नहीं करेगी। अपने बेटे के बारे में सोचकर उन्होंने जीवन भर का अकेलापन भी स्वीकार कर लिया, परंतु विशाल को उसकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। राम प्रकाश जी के प्रयत्नों से विशाल अपनी पढ़ाई में ऊंचा मुकाम हासिल करने लगा और अपने विद्यालय का सबसे अव्वल विद्यार्थी बन गया। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा विशाल ने 97% अंकों के साथ उत्तीर्ण की। राम प्रकाश जी तो जैसे अपने जीवन के उस खुशी के पल को समेटे न समेट पा रहे थे। उनके पैर तो मानो जमीन पर ही ना हो। उनकी खुशी के कारण उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। अब बारी थी जिंदगी के दूसरे पड़ाव की, जिसके लिए राम प्रकाश जी ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और विशाल का दाखिला दिल्ली की एक बहुत बड़े शिक्षण संस्थान में करवाया। जीवन में इतनी दुख तकलीफों के बावजूद उनके मन में यह उम्मीद थी कि उनका बेटा विशाल अपने समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के साथ साथ ही विशाल की मुलाकात एक लड़की प्रेरणा से हुई, जो कि उसी के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदल गई और वह दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन दोनों को पता ही ना चला। इसके बाद विशाल ने फैसला किया कि नौकरी लगते ही अपने पिता को प्रेरणा के बारे में बता देगा। बहुत ही जल्दी देश की एक बहुत बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी में उसे बढ़िया सैलरी पर एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। इस खुशी के साथ जब वो अपने बाबूजी के पास लौटा तो उसके बाबूजी हर बार की तरह उसके लिए पलके बिछाए बैठे थे। अब पैसा उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज बन गया था, जिसके सामने पिता का प्यार, समर्पण और त्याग छोटा पड़ने लगा था। लेकिन अभी भी कुछ बची खुची संवेदनाएं थीं, जिन्हें अपने बाबूजी के साथ वो बांटना चाहता था। और लगे हाथ ही उसने सोचा कि बाबूजी को प्रेरणा के बारे में भी बताने का उचित समय है। जैसे ही उसने राम प्रकाश जी को इस बारे में बताया तो उनके जीवन में तो मानो आनंद की हिलोरें पैदा हो गई। वे अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए। एक सप्ताह में ही विशाल ने अपने बाबूजी को प्रेरणा से मिलवाया। प्रेरणा से मिलने के पश्चात राम प्रकाश जी उसके संस्कार और विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उसका व्यवहार, बातचीत करने का ढंग और सलीका उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में दिल्ली में विशाल ने अपने बाबूजी और कुछ नजदीकी रिश्तेदारों की उपस्थिति में प्रेरणा के साथ विवाह कर लिया और उसके साथ काम के सिलसिले में पुणे चला गया। लेकिन विशाल वहां जाकर वहीं का होकर रह गया और अपनी पत्नी के साथ पुणे में ही बस गया। परंतु दूसरी ओर उम्र के इस पड़ाव में राम प्रकाश जी का अकेलापन अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। पहले तो विशाल हर 2-4 दिनों में फोन कर लिया करता था, परंतु आज कई सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब उसके फोन की घंटी सुनने के लिए राम प्रकाश जी के कान तरस गए थे। अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद बेटा बहू के कारण बदल गया, परंतु यहाँ उल्टा था। प्रेरणा हर रोज शाम को राम प्रकाश जी को फोन लगाया करती थी और उनका हालचाल जान लिया करती थी और अपनी बहू प्रेरणा के मुंह से 2 प्यार भरे बोल सुनकर राम प्रकाश जी का अकेलापन कुछ कम हो जाता था। परंतु वहीं अपने बेटे के व्यवहार से वे परेशान रह जाते थे। प्रेरणा भी अपने पति विशाल से इसी बात को लेकर झगड़ा करती थी कि वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया है कि जन्म देने वाले अपने पिता के लिए भी उसके पास समय नहीं है।
परंतु उस पर तो केवल पैसा कमाने का भूत सवार था। अपनी पत्नी की बात सुनकर भी वह अनसुना कर देता था। अपने शिक्षक की नौकरी से तो राम प्रकाश जी रिटायर हो चुके थे और अपनी सारी जमा पूंजी और मकान तक वो अपने बेटे पर लगा चुके थे। घुटनों का दर्द और अकेलापन दिन बीतने के साथ साथ बढ़ता जा रहा था, जिस कारण उन्होंने आज अपने बेटे को फोन लगाया था। परंतु दूसरी ओर से जो जवाब विशाल ने दिया, उसे सुन उनका दिल अंदर तक दहल गया था। वे सोचने लगे कि आधुनिकता की दलदल में फंसता उनका मूर्ख बेटा यह जान ही नहीं पाया कि यह एहसान नहीं था, बल्कि प्यार और अपनापन था। उसके पिता ये समझ गए थे कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी ने उनके बेटे का विवेक उससे छीन लिया है। उनकी बहू प्रेरणा उनके अकेलेपन की व्यथा को भली भांति समझती थी, परंतु अपने पति के व्यवहार के समक्ष बेबस थी। इसी दौरान विशाल और प्रेरणा के घर राम प्रकाश जी की अगली पीढ़ी ने दस्तक दी और विशाल का घर नन्हे मुन्ने की किलकारी से गूंज उठा। पोते के होने की खबर सुनकर राम प्रकाश जी स्वयं को रोक न पाए और अगले दिन अपने बेटे के घर पहुंच गए। अपने पोते से मिलकर उन्हें इतनी खुशी हुई मानो उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा आज उन्हें मिल गया था। तभी तो कहा जाता है कि मूलधन से कई गुना प्यारा ब्याज होता है। अपने पोते को अपनी गोद में उठाकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वक्त 32 साल पीछे चला गया हो और उनका छोटा विशाल उनकी गोद में हो। नवजात के नामकरण का अधिकार प्रेरणा ने राम प्रकाश जी को दिया और दादाजी ने उसका नाम करण रखा। उसके प्यारे से चेहरे को देखते ही उनके मन में वात्सल्य उमड़ आया और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब प्रेरणा ने यह दृश्य देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि कई सालों बाद उसने अपने ससुर जी को इतना खुश देखा था। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब उसने ठान लिया था कि वह उनके चेहरे की इस मुस्कान को कभी फीका नहीं पड़ने देगी और उन्हें अपने पोते से दूर कहीं नहीं जाने देगी। तकरीबन 1 महीने अपने बेटे के घर गुजारने के बाद जब राम प्रकाश जी ने वापस जाने का सोचा तो प्रेरणा ने अपने पति विशाल से कहा कि एक बात कहूँ, काफी समय के बाद मैंने बाबूजी को हंसते मुस्कुराते हुए देखा है। अपने पोते को पाकर उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ गई है। दादा बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। मैं चाहती हूँ कि उनका यह चेहरा हमेशा यूं ही मुस्कुराता रहे, इसलिए अब से वो हमारे साथ ही रहे तो कैसा रहेगा। प्रेरणा ने यह बात इतनी विनम्रता और प्यार से कही कि विशाल के पास मना करने का कोई कारण नहीं बचा। अब राम प्रकाश जी अपने बेटे के घर पुणे में ही रहने लगे। अपने पोते करण का साथ पाकर उन्हें जिंदगी जीने का मकसद मिल गया था और अपने बेटे के घर पुणे में ही रहने लगे। नन्हे करण को भी अपने दादाजी का साथ बहुत भाता था। उनकी गोद में आकर उसे एक अलग तरह की खुशी मिलती थी। समय निकालकर प्रेरणा अपने ससुर जी को घुटने का इलाज कराने के लिए एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट के पास ले गई और उनकी अच्छे से इलाज करवाया, जिससे उनके घुटने अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। अब वो सही ढंग से चलने फिरने लगे थे। प्रेरणा इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि राम प्रकाश जी को उनके घर में रहकर किसी तरह की तकलीफ ना हो। समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे करण बड़ा हो रहा था, अपने दादाजी के प्रति उसका प्रेम और गहरा होता जा रहा था। वही उनका अपना बेटा विशाल धीरे धीरे उनसे पूर्ण रूप से कटता जा रहा था। राम प्रकाश जी का कभी भी किसी भी काम में टोकना या घर के किसी काम में बोलना विशाल को बिल्कुल पसंद नहीं था। विशाल की काम की व्यस्तता और चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही थी, जिस कारण वो रात को शराब पीकर नशे में धुत होकर घर लौटता। तो यह सब देखकर राम प्रकाश जी बहुत दुखी हुआ करते और गुस्सा भी किया करते, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ कहना उचित नहीं समझा। परंतु धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ अब शराब पीकर लौटना विशाल का हर रोज का काम बन गया था। अक्सर शराब के नशे में वो प्रेरणा को भी गालियां देने लगा था। अब राम प्रकाश जी ने चुप बैठना उचित नहीं समझा और एक दिन उसे अपने पास बैठाकर समझाने लगे।
देखो बेटा विशाल, यह शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। इसने ना जाने कितने घरों को उजाड़ कर रख दिया है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम रोज शराब पीकर घर आते हो। कल तो तुमने हद ही कर दी, जब तुमने बहू को भी गालियां दी। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। अपने पारिवारिक जीवन को एक बेहतर दिशा की ओर लेकर जाओ और अपना भविष्य उज्जवल करो बेटा। अपने इस शराब के लत को छोड़ दो। राम प्रकाश जी ने ये सारी बातें बड़े ही प्यार और आत्मीयता से कही, लेकिन विशाल को ऐसा लगा जैसे उसके बाबूजी द्वारा बोले गए ये शब्द उसके लिए किसी ताने जैसा प्रतीत हो रहा हो। वे अपने बाबूजी के त्याग, तपस्या, स्नेह सब कुछ भूल चुका था। अपने बाबूजी की बातें सुनकर एकाएक विशाल किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और बोला, आप मेरे जिंदगी में दखल ना ही दे तो बेहतर होगा। मुझे अपना जीवन कैसे गुजारना है, क्या खाना है, क्या पीना है, मुझे अच्छे से पता है। अपना उपदेश अपने पास ही रखिए। मुझे ऐसे इंसान की कोई भी आवश्यकता नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल किया ही ना हो। इसलिए अपनी दकियानुसी बातें अपने पास रखिए और आगे से भी मेरे किसी काम में दखल मत किया कीजिएगा। राम प्रकाश जी की आंखें आंसुओं से भर उठी, परंतु उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि अब तो उनके पास गांव वाला मकान भी नहीं था जहां वे अकेले रह पाते। उनकी बहू प्रेरणा ने उनकी ओर देखा और उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। बाद में उसने एकांत में अपने पति से बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रेरणा को भी महसूस हो चुका था कि उसका पति अपनी तरक्की के नशे में इतना मगरूर हो चुका है कि अपने सामने वह किसी को भी कुछ नहीं समझ सकता। एक दिन विशाल के पास उसके मित्र का फोन आया कि आज रात उसके घर पार्टी है, परंतु विशाल ने हैरानी से पूछा कि तुम तो घर पर पार्टी करते नहीं थे, तुम्हारे पिताजी इस बात की इजाजत नहीं देते थे। तो उसके दोस्त ने बताया कि मैं अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़कर आया हूँ, क्योंकि वह मुझे स्वतंत्र जीवन जीने नहीं देते थे। उनके जाने के बाद मैं आराम से हूँ। अपने मित्र की बात विशाल को भी बहुत पसंद आई, क्योंकि वह स्वयं भी अपने बाबूजी की उपस्थिति को अपने पैरों में किसी जंजीर से बंधा हुआ महसूस करता था। उसने अब मन ही मन तय कर लिया कि वह भी अपने बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ आएगा। लेकिन वृद्धाश्रम भेजने की बात का प्रेरणा ने विरोध किया। उसने दलील दी कि करण को अपने दादाजी का साथ बहुत अच्छा लगता है और फिर बाबूजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। यह उनके आराम करने के दिन है, इसलिए हमें उन्हें अपने पास रखकर उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन विशाल ने उसकी एक न सुनी और गुस्से में अपने बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ आया। उसने एक दादा को उसके पोते और बहू को अपने पिता तुल्य ससुर के आश्रय से दूर कर दिया था और राम प्रकाश जी को पहुंचा दिया पुणे के उस वृद्धाश्रम में, जहां वृद्ध लोगों का वह आसरा था जिसे इंसान ने ही अपनी उम्मीदों को ठोकर मारकर बनाया था। जिस समय राम प्रकाश जी वृद्ध आश्रम में गए थे, उस समय करण 8 वर्ष का था। अपने दादा के वृद्ध आश्रम में भेजे जाने पर वो बहुत उदास था। रह रहकर उसके मन में अपने दादा के साथ बिताए गए मीठे पलों की यादें उमड़ आती थी। उसे वह पल याद आता जब उसके दादाजी आंखों में आंसू लिए उसके घर की दहलीज को पार करके चले गए थे, परंतु उस समय वह विरोध करने की स्थिति में नहीं था। उधर राम प्रकाश जी अपने आप को वृद्धाश्रम की दीवारों के बीच में जीने का हौसला तो दे देते थे, लेकिन इसी के साथ वे इस चिंता में डूबे रहते कि ना जाने उन्होंने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका फल उन्हें ऐसे मिल रहा है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। आज करण 17 वर्ष का हो चुका था और हर वर्ष की तरह प्रेरणा अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर उसके दादाजी से मिलवाने वृद्धाश्रम ले गई और वहां जाकर राम प्रकाश जी और अन्य बुजुर्गों के साथ करण ने अपना जन्मदिन मनाया। राम प्रकाश जी और उनका पोता करण एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। वे आपस में मित्रों की तरह हंसी मजाक कर रहे थे।
परंतु हमेशा की तरह अलग होते समय दोनों की आंखों में आंसू थे। अपने पोते से अलग होते ही राम प्रकाश जी के मन में फिर से वह ना मिटने वाली अंधकार, वो सूनापन, वो सन्नाटा पसर जाता था। फिर से उन्हें अपनी जिंदगी नीरस लगने लगती थी, परंतु वे कर भी क्या सकते थे, क्योंकि जिस पौधे को उन्होंने अपने लघु से सींचकर एक बृहत्काय वृक्ष बनाया था, वो तो उनको पूरी तरह से भूल गया था। इधर करण ने भी महसूस किया कि उसके दादाजी अब बहुत कमजोर पड़ चुके थे, इसलिए वो अंदर ही अंदर अपने दादाजी की देखभाल ना करने की बात से दुखी हो उठता था। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सही बैठता है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। देखते ही देखते समय का चक्र बदला और एक दिन करण 17 साल की उम्र में ही बियर की बोतल चढ़ाकर नशे की धुत में शाम को पार्टी से घर लौटा। अचानक इस घटना ने विशाल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और एक सामान्य भारतीय पिता की तरह उसने भी अपने बेटे करण से प्रश्न किया, क्या तुम्हारी उम्र है नशा करने की? तुम्हें शर्म नहीं आई इस उम्र में नशे के धुत में होकर अपने पिता के सामने खड़ा होने की? गुस्से में विशाल ने पूछा, तो जो जवाब उसे अपने बेटे करण से मिला उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। करण ने कहा, माई लाइफ माई रूल्स, मेरी जिंदगी मुझे अपने तरीके से जीनी है। आप भी तो ऐसे ही जीते हो। क्या आपने कभी दादाजी की बात सुनी थी? तो फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? फिर क्या था? विशाल ने एक जोरदार थप्पड़ अपने बेटे को जड़ दिया। लेकिन आज विशाल की खुद की गलतियां ही उसके सामने उसे नीचा दिखा रही थी। अंदर ही अंदर ऐसा एहसास होने लगा कि जिस वृद्धाश्रम में उसके बाबूजी मन मारकर जी रहे हैं, वही वृद्धाश्रम अब उसका भी इंतजार कर रहा है। कुछ सालों बाद वो अपने बाबूजी के स्थान पर होगा। उसका अतीत उसके सामने आने लगा। अपने बाबूजी की जिन चीखों और सिसकियों को उसने अपने नशे में चूर होकर हमेशा नजरअंदाज किया, आज उसके अपने बेटे की हरकतें उसे वे सब याद दिला रही थी। विशाल तिलमिला उठा था। उधर प्रेरणा ने जब अपने पति को गुस्से में देखा तो आकर बोली, यदि आपने बबूल का बीज लगाया है तो आप आम की कल्पना नहीं कर सकते। जैसा कर्म आपने किया है, फल तो वैसा ही मिलना था ना। पत्नी और बेटे की बातें सुनकर विशाल के सामने उसके अतीत के पन्ने खुलने लगे, जो उसे एहसास करा रहे थे कि उसने पैसा तो बहुत कमाया, पर नहीं कमा सका तो केवल अपने पिता का प्यार। उसके बाबूजी ने उस पर अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, फिर भी उस पिता को उसके जीवन के अंतिम चरण में वृद्ध आश्रम की चार दीवारी में तड़पने के लिए छोड़ दिया। आज ना तो वो अपनी पत्नी का रहा और ना ही बेटे का और ना ही पिता का। रात हो गई थी, सब लोग सो चुके थे, परंतु विशाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज तक उसने जो किया था और उसके साथ आज जो हुआ था, उसके बारे में सोच सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अगले दिन जब सुबह प्रेरणा सोकर उठी तो वो देखकर हैरान थी कि विशाल नहा धोकर तैयार खड़ा था। उसने प्रेरणा और अपने बेटे करण को भी तैयार होकर उसके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। तकरीबन 45 मिनट का सफर तय करने के बाद जब विशाल ने गाड़ी रोकी तो प्रेरणा और करण देखकर हैरान थे कि उनकी गाड़ी उस वृद्धा आश्रम के सामने खड़ी थी जिसमें राम प्रकाश जी रह रहे थे। प्रेरणा और करण अभी गाड़ी से बाहर निकल ही रहे थे कि विशाल तेज कदमों से वृद्धा आश्रम में चला गया। सामने देखा कि एक वृद्धजन लाठी का सहारा लेकर लड़खड़ाते कदमों के साथ बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगा मानो उस बुजुर्ग व्यक्ति का खून सूख चुका हो। चेहरे पर झुर्री का एक जाल था, सिकुड़ी हुई हड्डियां मानो जैसे मांस से बाहर निकल रही थी। अपने बाबूजी के बारे में पूछने के लिए विशाल उनकी ओर गया। पास जाकर बोला, राम प्रकाश जी कहाँ मिलेंगे?
लेकिन जैसे ही उस बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा तो विशाल का शरीर अंदर तक कांप उठा। वो एकदम से सन्न रह गया, क्योंकि वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि उसके बाबूजी राम प्रकाश जी ही थे। विशाल उनको देखते ही तुरंत ही उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती नहीं, गुनाह हो गया है, एक बहुत बड़ा गुनाह। मैं जानता हूँ कि यह गुनाह माफी के काबिल नहीं है, परंतु फिर भी मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दे दीजिए। मेरे कारण आपने उम्र भर दुख सहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। मुझे अपनी सेवा का एक मौका दे दीजिए। कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगा। राम प्रकाश जी ने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया और उसके आंसू पोंछते हुए अपने गले से लगा लिया। उधर यह मार्मिक दृश्य देखकर करण रोते हुए अपनी माँ के गले लग पड़ा और बोला, माँ, यदि आपने मुझे उस दिन दादाजी को वापस लाने के लिए पापा को सबक सिखाने का आइडिया ना दिया होता तो आज यह सब मुमकिन ना होता। आई सैल्यूट यू मॉम। दरअसल करण उस रात शराब पीकर नहीं आया था, बल्कि वह सारी घटना प्रेरणा और उसके बेटे करण का एक सोचा समझा नाटक था, जिसके चलते आज विशाल सही रास्ते पर आ चुका था। प्रेरणा ने आज साबित कर दिया था कि यदि एक बहू चाहे तो अपने परिवार को अपने प्रेम के धागे से मोतियों की तरह पिरोकर रख सकती है। कहीं एक और कुछ बहुओं के कारण बुजुर्ग सास ससुर को वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ एक प्रेरणा जैसी बहुएं भी होती हैं जो टूटते हुए घर को भी अपनी सूझबूझ से बचा लेती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।